हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके बुक है, उसका हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करने वाले हैं और हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट ही है। ठीक है, पहला है इतिहास। ठीक, और यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे भारत का इतिहास से। ठीक, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो भारत का इतिहास देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। देखिए, उत्तर में जो है हमारा देश, उत्तर में हिमालय से शुरू हुआ है और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, और यह उपमहाद्वीप है। क्या है? उपमहाद्वीप है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा देश है उसको महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब क्या होता है कि भारतों का देश। ठीक है, भारतों का देश तथा यहाँ के जो निवासी हैं यानी कि भारत देश के जो निवासी हैं उनको भारतीय कहा जाता था। ठीक है, अर्थात भारत की संतान। भारतीय का मतलब क्या हुआ? भारत की संतान। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो था क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक ना, प्राचीन कबीले का नाम क्या था? भारत था। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन, जम्बू का अर्थ यहाँ पर होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जम्मू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहा करते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी थे वह हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, वह सिंधु को हिंदू कहा करते थे। ठीक है, और उसको सिंधु नदी से जोड़ते थे हमारे देश को। ठीक है, कौन लोग थे ये? तो ये ईरानी थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी जो थे वह सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश को हिंदू कहते थे और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर यह जो नाम था धीरे धीरे पश्चिम में फैला और हमारे देश को इसी के नाम से जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे कहते थे। देखिए, यहाँ पर जो ईरानी थे इसे हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे, जबकि यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को यानी कि हमारे देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंद, ठीक है, फारसी शब्द जो हमारा है हिंदू से बना है। ठीक है, हिंदू से बना हुआ है। हिंदुस्तान फारसी शब्द हिंदू से बना है और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। किसके आधार पर? तो जो यूनानी भाषा में इंदे था उसी के आधार पर इसे इंडिया कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। देश को, हमारे देश को जो विंध्य की पर्वतें हैं उनको हमारे देश को दो भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, जहां उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है, वहीं दक्षिण में जो था द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और प्रोटो मेडिटेरियन और काकेसायड
और निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, तो इन सभी के जो प्रकार हैं ये हमारी जनसंख्या का प्रकार है और यही सारी हमारी नस्लें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो यहाँ पर इतिहास को जो हमारा भारतीय इतिहास है इसको 3 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग प्राचीन भारत है जिसे हम लोग शुरू किए हैं आज। ठीक है, और दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वह जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है, सेलियरस को जाता है जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, चलिए यह थे 1638 से 1707 एडी। ठीक है, ये थे 1638 से 1707। तो यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ प्राचीन बातों के बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पर प्राचीन भारत के जो शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा प्राचीन भारत शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग भारत का इतिहास के बारे में को जाने कि आखिर भारत के ये नाम कैसे पड़े, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो नाम है ये आखिर कैसे मिला इसको, इसके बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोत हैं जानकारी के? 4 स्रोत हैं। पहला है धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यही 4 जो स्रोत हैं वह हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जिसमें पहला हमारा धर्म ग्रंथ होता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, तीसरा विदेशियों का विवरण होता है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली जानकारी है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, और इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? हमारा वेद है और इनके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है और वेदों की संख्या 4 है, जिसमें हमारा पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद में से आर्य के राजनीतिक प्रणाली,
इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में क्या क्या हमें जानने को मिला, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है, और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है, और इसे पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होर्त कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इनको होर्त कहा जाता है। और ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है और इससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की क्या राजनीतिक जो होते हैं राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलता है एवं ईश्वर की महिमा के बारे में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञानतड़ी मंत्र है। तो विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञानतड़ी मंत्र है। तो ज्ञानतड़ी मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। आपको याद रखना होगा कि जो ज्ञानतड़ी मंत्र है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है, देवता सोम का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में 9वें मंडल में है, ठीक है। तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे मंडल में देवता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 8वें मंडल में इसके 8वें मंडल की जो 8वें मंडल है उसके हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो चतुष्ट वर्ण समाज की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें मिलता है। जबकि तीसरे मंडल में और क्या मिलता है, तीसरे मंडल में देवता सोम के लिए देवता सोम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है, जबकि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अथर्ववेद में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि ऋग्वेद के कुछ परिच्छेदों में, ठीक है, कुछ परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है, ठीक ना, गाय से संबंध है। चलिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है वह 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और उनका क्या दायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा और क्या उनका विशेष अधिकार है, इसके बारे में विशिष्ट विभेद करता है। चलिए आगे जानते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी, ठीक है। वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ठीक है, जिसे कल्पित भी कहा जाता है, कलिपत भी कहा जाता है, पर आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा में, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के
से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुए सन ईसवी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। हिंदी भाषा में इसमें संक्षिप्त में ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो वह अब आगे बढ़ते हैं। ये था ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं कि वामना अवतार के अगर ईसा और क्या इसका मतलब यही हुआ कि जो अभी हम लोग जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं वह ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ तो इस तरफ जाएंगे तो जो डेट गिने जाएंगे वह उल्टे गिने जाएंगे और इस तरफ जाएंगे तो सीधे गिने जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ के वाले को जो गिनेंगे उसको प्लस में गिनेंगे और इसको ई से सूचित करेंगे। ठीक है, एडी यानी कि एनो डोमिनी से सूचित करेंगे और इसको बीसी करके सूचित करेंगे। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान। ठीक है, वामना अवतार के जो 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही जो वामना अवतार है उसके 3 पगों का आख्यान कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए कितने थे? इंद्र के लिए 250 था। ठीक है, इंद्र के लिए 250 जबकि अग्नि के लिए 200 था। ठीक है, अग्नि के लिए कितना था? अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का यानी कि मंत्रों का जो रचना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में जानने वाले हैं। यजुर्वेद के बारे में जानने वाले हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है कहते हैं। ठीक है, इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें बलि के समय, ठीक है, बलि के समय अनुपालन के नियम हैं। ठीक है, और इन्हीं सारे नियमों का जो संकलन है वह यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कई बार सवाल आता है कि यज्ञों के नियम का संकलन किस वेद में मिलता है, तो उसे हम लोग यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ऋग्वेद में बलिदान विधि, यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। ठीक ना, याद रखिएगा कि यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में बलि के बारे में जो समय, बलि के समय जो नियम होते हैं उसके बारे में इसमें संकलन किया गया है। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान के बारे में बताया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है यजुर्वेद में, और यह गद्य और पद दोनों भाषाओं, दोनों रूपों में इसको यह संकलित हुआ है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सामवेद को देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को उदार्त कहते हैं। उदार्त
कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो सामवेद है इसमें देखिए जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं उनके बारे में है, जबकि यजुर्वेद में क्या है कि जो बलि के समय पालन करने वाले जो नियम है उनके बारे में है। यजुर्वेद में नियम है जबकि गाए जाने वाले जो ऋचाएं हैं वह सामवेद में है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी ऐसा विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन हमें सामवेद और यजुर्वेद और सामवेद से नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में अगर बात करें तो इसमें 731 मंत्र हैं, ठीक है, जो इसमें 6000, ठीक है, 6000 पद हैं और इनके कुछ मंत्र ऐसे भी है जो ऋग्वेद से भी ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराना है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अथर्ववेद जो है वह कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। याद रखिएगा कि कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो उसका नाम है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। एक तरफ पुराण दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित वंश दिया हुआ है। यहाँ से सीधा सवाल आता है कि विष्णु पुराण संबंधित है तो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पुराण संबंधित है तो आंध्र सतवाहन वंशों से, और वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश से। तो इसे ध्यान में रखिएगा, वायु पुराण गुप्त वंश से, मत्स्य पुराण सतवाहन वंश से और विष्णु पुराण जो होता है मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से बढ़ना है हमें ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखिए यहाँ पर अथर्ववेद का ऐतिहासिक दृष्टि इसलिए महत्व हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सामान्य मनुष्य के बारे में जानकारी मिलता है, उनके विचारों का और उनके अंधविश्वासों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है उसको अथर्ववेद का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गीतों और राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामर्तमय आदि का विवरण दिया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। कुछ जो मंत्र हैं उसमें जादू टोने का वर्णन मिलता है और यह कौन सा वेद है? तो यह अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पर आ गए हैं हम लोग, पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। जो परीक्षित हैं उनको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में कुरु जो राजा हैं, जो कुरु देश का समृद्धि का चित्रण मिलता है, ठीक है। और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि अथर्ववेद है जो है उसमें सभा एवं समिति, ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद
वेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, वेदों को भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदों को भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जो इस तरह है। शिक्षा, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिषी और तीसरा है कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त तथा छठा छंद है। तो ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। तो जो पुराण हैं उनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में, ठीक है, भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे 5 पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में यही जो 5 है, इसमें ही क्या मिलता है, राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन भी है और प्रामाणिक भी है, यानी कि पुराना के साथ साथ सटीक भी है। चलिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। ठीक है, जितने भी ज्यादातर जो पुराण है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक है, जो पुराण के बारे में यह बताया गया है कि जो स्त्रियां थी वह पुराण सुन सकती थी। ठीक है, स्त्रियों को पुराण सुनने की अनुमति थी, जबकि उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और पुराणों का जो पाठ है वह पंडित जी जो हैं, यानी कि पुजारी जी मंदिरों में करते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में से प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे गिरी हुई स्थिति स्त्रियों के जो है वह मैत्रेयनी संहिता में है, और जिसमें जुआ तथा शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। भला बताइए, एक स्त्री को किससे तुलना किया गया है? जुआ और शराब से। ठीक है, जुआ और शराब से तुलना किया गया है मैत्रेयनी संहिता में, जिसमें बताया गया है कि जिस तरह से जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, पुरुष की अर्धांगिनी, जो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। और स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में मैत्रेयनी संहिता में लिखा गया है, और इसमें कहा गया है कि जो स्त्रियां हैं वह जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। जबालो उपनिषद, ठीक है, जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। जो स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसको मनुस्मृति माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कब का है? शुंग काल का है। ठीक है ना, और यह मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है वह गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें शुरू करना है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक है उसमें क्या है? बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है?
कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है, हीनयान जो है, हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है और जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी मिलता है, जबकि कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के रूप में है। कथा वस्तु में कथाओं के रूप में बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है, और जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलता है और कथा वस्तु क्या है तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान का क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र जो है उसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। ठीक है, भगवती सूत्र में। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। इनको कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त या फिर विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, इनका नाम क्या क्या है, चाणक्य भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। यह जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों एवं 180, ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है और इसमें मौर्यकालीन, ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र है जो कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य और इनके द्वारा जो लिखा गया है उसमें वह 15 अधिकरणों में तो बटा हुआ है तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और इसके अनुवादक कौन थे, साम शास्त्री। अर्थशास्त्र के अनुवादक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, साम शास्त्री जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था जो इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने के लिए। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, यानी कि जिसका मतलब होता है 8 तरंग है, जिसका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से। यह सीधा सवाल आता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय, ठीक है, अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक हैं अली अहमद, लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, इसके लेखक हैं अली अहमद में सुरक्षित है, यानी कि अरबों का जो सिंध विजय था उसके बारे में जो बातें हैं वह चचनामा में सुरक्षित है। ठीक है, और चचनामा के लेखक अली अहमद जी हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चचनामा में किसका जो लेखक, चचनामा के लेखक कौन है तो अली अहमद हैं, जिसमें सिंध विजय का वृतांत है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यह क्या है, यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक हैं पाणिनि। इसके लेखक हैं पाणिनि और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास मिलता है। ठीक है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 3 बुक के बारे में बात किया। पहला था
जो हमारा वर्क था अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा, राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, और अरबों के बारे में, अरबों का जो सिंध विजय का वृत्तांत है वह चचनामा मिलता है, और चचनामा के लेखक अली अहमद है। और अष्टाध्यायी एक संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है मौर्य से पहले और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। जो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है यह क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो गार्गी संहिता है उसमें यवन आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, एक ज्योतिषी ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। हम लोग जो धर्म ग्रंथ थे उनसे मिलने वाले जानकारी को अब तक देख चुके हैं। चलिए, यहाँ पर ये हमारा है यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहला बात हम करेंगे टेसियस के बारे में, ठीक है। टेसियस के बारे में, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था, ईरान का राजवैद्य था, याद रखिएगा। टेसियस ईरान का राजवैद्य था, और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो टेसियस के बारे में क्या याद रखना है कि यह एक राजवैद्य था, और इसने जो भारत के संबंध में विवरण दिया वह क्या था, आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, इसका जो पुस्तक था उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, यानी कि भारत और फारस को अब ईरान, ठीक है, ईरान कहा जाता है, ठीक है ना, के संबंधों का वर्णन किया, ठीक ना। और इसको देखिए, हेरोडोटस जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, ठीक है, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, ठीक है, के संबंध का वर्णन किया, और इसी के चलते इनको क्या कहा गया, इतिहास का पिता कहा गया। अगर आप भी उस टाइम पर होते और ऐसा कुछ करते तो शायद आप भी इतिहास का पिता बन जाते, ठीक है। परंतु इनका जो विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। इन्होंने किया, लेकिन आधा जो इनका विवरण है वह क्या है, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर ही आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, ठीक है। सिकंदर जो था उसके साथ जो लेखक आए थे, लेखक आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिप्टस तथा ऑरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे उनके जो विवरण है वह अधिक प्रशासनिक, अधिक प्रामाणिक था और विश्वास करने योग्य था, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर इधर आ जाते हैं हम लोग 2 का, इस भाग वाले को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे। तो मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्या था यह, सेलुकस निकेटर जो थे उनका यह राजदूत था, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इनका जो पुस्तक था इंडिका, उसमें इन्होंने मौर्य युग के समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है,
ठीक है। और यह मेगास्थनीज जो थे वह सेलुकस निकेटर का राजदूत थे और इनका पुस्तक क्या था, इंडिका। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम था इंडिका, याद रखिएगा, मेगास्थनीज, इंडिका, ठीक ना। चलिए, डाईमेकस पांचवा है, डाईमेकस, यह सीरियन, ठीक है, यह सीरियन नरेश अंतियोकस, अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित था। तो जो डाईमेकस था उसका भी जो विवरण था वह मौर्य युग से ही संबंधित था। अब आगे बढ़ते हैं छठे की तरफ। यहाँ पर है डायोनिसियस, ठीक है, डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। यह किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। जो टॉलमी महोदय थे उन्होंने क्या कर दिए कि भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिख डाले। ठीक है, भारत का भूगोल नाम के पुस्तक टॉलमी महोदय ने लिख डाला। ठीक है, प्लिनी, अब आठवां है प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो जो प्लिनी थे इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री करके नाम का पुस्तक लिख डाला और इन्होंने इसमें वर्णन कर दिया भारतीय पशुओं का, पेड़ पौधों का, खनिज पदार्थों का आदि का इन्होंने विवरण कर डाला। चलिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, तो इरिथ्रियन सी, इनका नाम भी अजीब है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिला है। ठीक है, यह पुस्तक का नाम था। ठीक है, और इसके बारे में जो लेखक है उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाया है। और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पार कर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। भले उनके नाम नहीं पता चला लेकिन उन्होंने हमारे इतिहास को जानने में बहुत मदद किया। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानेंगे। चीनी लेखक, ठीक है, क्यों महत्व है यह भी पता चलेगा हमें। फहियान, ठीक है, सबसे पहले हम लोग फहियान के बारे में पढ़ेंगे। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फहियान जो था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। ठीक है, वर्णन किया था और इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुख एवं समृद्धि बताया था। इन्होंने जो फहियान है उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं मध्य प्रदेश का जो समाज है और उनके संस्कृति का वर्णन किया। और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे फहियान साहब, ठीक है, जो कि चीन से आए थे। ठीक है, और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और उन्होंने मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, 14 वर्षों तक भारत में रहे। इसलिए इन जो इनका जो वर्णन है, चीनी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है वह ज्यादा प्रामाणिक माने जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि यह 14 वर्षों तक भारत में रहे हैं तो एक तरह से भारत को अच्छी तरह से इनकी समझ हो गई होगी भारत के लेकर। संयुगन, ठीक है, संयुगन, यह 518 ईस्वी में, ठीक है, 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। ठीक है, जो संयुगन थे इन्होंने 518 में भारत आए और ये 3 वर्षों की यात्रा में सिर्फ क्या किए कि बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी उनको एकत्रित करने में अपना टाइम जाया किया।
चलिए, लेकिन इनका भी यात्रा वृत्तांत हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए हुए थे। ठीक है, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, कपिसा पहुंचा, 1 साल उनको लग गया था। ठीक है, और भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, 15 वर्षों तक यह भारत में रहे थे ह्वेनसांग। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए हुए थे। ठीक है, ह्वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए हुए थे। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आए थे। ठीक है, इनका मकसद था कि ये बौद्ध धर्म के बारे में जाने, यहाँ पर इसीलिए वो आए हुए थे और नालंदा जिला में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की के नाम से प्रसिद्ध है। जो ह्वेनसांग थे, इनका जो यात्रा वृत्तांत था यानी कि भ्रमण वृत्तांत था, वह सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो यात्रा वृत्तांत है क्या है? सीयू की। ठीक है, नाम भी अच्छा है, सीयू की। ठीक है, सीयू की नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इन्होंने 138 देशों का विवरण मिलता है। ये उस टाइम 180 देश के बारे में लिखे थे और आज के जमाने में भी 138 देशों का विवरण करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और मिलता है और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इन्होंने हर्षकाल के क्या क्या किए थे? समाज के बारे में बताए थे, धर्म के बारे में बताए थे और राजनीति के बारे में वर्णन किया था। और इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र तथा ह्वेनसांग के ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ये जो आए थे तो बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो विश्वविद्यालय हमारा था नालंदा विश्वविद्यालय, वह किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और जब ह्वेनसांग भारत आए थे उस टाइम वहां के आचार्य शिलभद्र थे। अब यहाँ पर चौथा चीनी यात्री के बारे में बताया है, इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। ठीक है, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, तो यह भी यहाँ पर बौद्ध धर्म का ही बारे में जानने और समझने के लिए आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा अरबी लेखकों के बारे में जानना है। ठीक है, अरबी लेखकों में सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था अल-बरूनी। ठीक है, अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद। ठीक है, जो अल-बरूनी थे उनके जो किस भाषा में लिखे हुए थे? किताब अरबी भाषा में। ठीक है, और उनके पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, या फिर तहकीक ए हिंद यानी कि भारत का खोज। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, ठीक है, तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप
लोकतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला है। तो अल-बरूनी ने जो अपने किताब उल हिंद में भारत के बारे में पूर्णतः से लिखा हुआ है, पूरी हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है कहा जाए तो, ठीक है, चाहे वह धर्म के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे भार तौल के बारे में हो, चाहे यहाँ के विज्ञान हो, रीति रिवाजों के बारे में हो, प्रथाओं के बारे में हो, ठीक है, ये सारी चीजें अल-बरूनी ने अपने किताब उल हिंद में लिख डाला था, ठीक है, बहुत अच्छे से और सुंदर प्रकाश डाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इब्न बतूता, ठीक है, इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया, इब्न बतूता जो हैं उनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहेला कहा जाता है, ठीक है। क्या उसका नाम था? उसका नाम था रहेला। मैं इसको क्लियर करता हूं, रेहला, ठीक है, उसका नाम क्या था? रेहला था, ठीक है, रहेला नहीं, रेहला, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है 14वीं, ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्राचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपनी गद्दी का उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इन्होंने जो विवरण किया था उससे सुल्तान जो था वह प्रभावित हुआ और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने दिल्ली का उसे काजी बना दिया, यानी कि न्यायाधीश बना दिया इब्न बतूता को, ठीक है। चलिए, और इसके द्वारा जो वृत्तांत है उसको रेहेला के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 3 पर आ गए हैं, ठीक है। अन्य लेखक भी थे, अन्य ऐसे लेखक थे इतिहास में जिनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अन्य लेखकों की अगर बात करें तो पहला आता है तारानाथ के बारे में। यह एक तिब्बती लेखक थे। यह कहाँ के थे? यह तिब्बत के लेखक थे, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था? कयुंगूर, ठीक है, कंगियूर, ठीक है, कंगियूर, पुस्तक के नाम भी अजीब लिखे हुए हैं, तथा तंगियूर, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इससे क्या होता है कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। बस इतना याद रखिएगा कि जो तारानाथ थे वह तिब्बत के लेखक थे, तिब्बती लेखक थे, ठीक है। चलिए, मार्को पोलो, ये महत्वपूर्ण है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका जो विवरण है क्यों ये उपयोगी है? पांड्य इतिहास के जो पांड्य देश है उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए उपयोगी है और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आए हुए थे। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ठीक है, इसे अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमें यहाँ से शुरू करना है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, ठीक है, किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो कहा जाता है पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है, कहा जाता है। 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेख, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर, ठीक है, बोगाज कोई जो कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ठीक है, यानी कि नासत्य किसको कहा गया है? अश्विनी कुमार के नाम से मिलती है। तो यहाँ पर जो बोगाज कोई नाम से जो वैदिक देवता हैं मित्र, वरुण, इंद्र और
यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, ठीक है, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर यानी कि विदिशा, ठीक है, गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वेसनगर जो गरुण स्तंभ है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें जो मध्य भारत में भगवत धर्म के विकास के बारे में मिलता है। और जो गरुण स्तंभ है वह क्या था, यवन राजदूत होलियोडोरस के जो वेसनगर में जो गरुण स्तंभ है वह था, ठीक है। और इससे हमें जो जानकारी मिलता है ना वह मिलता है भारत में भगवत धर्म के विकसित होने का हमें जानकारी मिलता है, प्रमाण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा लेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वह कहाँ है, हाथी गुफा अभिलेख में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शौहागौरा, ठीक है, शौहागौरा अभिलेख है। और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। तो सोच सकते हैं आप उस समय के लोग भी संकट काल में जो भोजन थे उसको सुरक्षित रखने के बारे में समझते थे, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, सर्वप्रथम जो जानकारी मिलता है हमें हुण आक्रमण की जो जानकारी मिलता है वह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए सती प्रथा का पहला, ठीक है, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य जो मिलता है हमें वह कहां से मिलता है, एरण, ठीक है, एरण, ठीक है, एरण अभिलेख है। शासक हैं भानुगुप्त से प्राप्त होता है, ठीक है। जो शासक हैं वहां के वह क्या थे, कौन थे, भानुगुप्त। चलिए यहाँ पर सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। और एरण जो शासक थे वह थे भानुगुप्त, ठीक है। एरण अभिलेख से हमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी मिल जाता है। सती प्रथा क्या है कि जब पति मर जाते हैं तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता है, यही था सती प्रथा, ठीक है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो सतवाहन राजा हैं उनका जो पूरा इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी हमें मिलता है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। कश्मीर, ठीक है, कश्मीर नौपाषाणिक के पूरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नौपाषाणिक पूरा स्थल है बुर्जहोम और वहां से हमें गर्तावास यानी कि गड्ढा घर की साक्ष्य मिला हुआ है। और इसमें क्या था, उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सोचिए उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्का कहा जाता है। और इसी को साहित्य में कापार्षण, ठीक है, कासापण कहा गया है, ठीक है, कासापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ठीक है। आहत सिक्का किसको कहा जाता है, प्राचीनतम सिक्का को। और सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया था वह यवन शासकों ने किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। अब समुद्रगुप्त जो थे वह बीड़ा बजा रहे थे, तो इससे हमें यह समझ आता है कि हो सकता है जो समुद्रगुप्त हैं उन्हें संगीत प्रेमी हूं वो, तो यह हमें जानकारी मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
अरिकमेडु, अरिकमेडु जिसे पुडुचेरी के निकट, ठीक है, कहाँ है अरिकमेडु, कहाँ है पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के अरिकमेडी से प्राप्त हुए हैं, या फिर सीधा याद रखिए पुडुचेरी से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के। चलिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले भारत के संबंध यानी भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया जिसे स्वर्ण द्वीप, ठीक है, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए है कि कंबोडिया जो है कंबोज है और जावा द्वीप यवन द्वीप है और मलाया स्वर्ण द्वीप है, ठीक है ना, और वहीं बर्मा जो है वह सुवर्ण भूमि वर्तमान में इसे बर्मा से म्यांमार कहा गया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनके शासक ये दिया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख क्या है? यह तिथि रहित अभिलेख है, यानी कि इस पर तिथि के बारे में नहीं बताया गया है। यह कलिंग राजा खारवेल के द्वारा खारवेल है, ठीक है, इसके शासक कल जो है वह कलिंग राजा खारवेल हैं, ठीक है। जूनागढ़ जो है गिरनार अभिलेख, ठीक है, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन इसके शासनकाल में था, रुद्रदामन के शासनकाल में, यानी कि इसके शासक या कहिए कि इनके द्वारा खुदवाया गया था, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्रमी, याद रखिएगा, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, ठीक है, बालश्री। और प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख याद रखिएगा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। अभी सिर्फ यहाँ पर याद रखिएगा, आगे चलकर इनके बारे में भी आपको जानकारी आगे मिलेगा, ठीक है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मलावा नरेश यशोवर्धन, ठीक है, यशोवर्मन। अब यहाँ पर है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा, ठीक है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था, खुदवाया गया था, ठीक है, लिखा गया था या उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है ना। अब देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। अब यहाँ पर से हम शुरू करते हैं नोट। नोट में लिखा गया है कि अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला, ठीक है, जो मंदिरों की कला है वह द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा अतः यह बेसर्फ शैली कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजों की जानकारी दी हुई है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जानकारी दिया है कि जो उत्तर भारत के जो मंदिरें हैं वह नगरीय शैली में बनी हुई है, जबकि जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं वह द्रविड़ शैली में बनी हुई है, ठीक है। और दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है, अतः इसीलिए इसको बेसर शैली कहा जाता है। जब दोनों शैलियां मिल गई तो बेसर शैली कहलाई, ठीक है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द जो है वह किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से, पंचायत चुनाव से नहीं, ठीक है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है। जो मुख्य मंदिर है वह 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उसको पंचायतन, ठीक है, 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है और इसको हम लोग पंचायतन मंदिर के उदाहरण जो है वह कंदरिया मंदिर जो है वह पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है या यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है तो आप इसे जरूर
लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, यह हम लोग पंचायतन मंदिर के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन उदाहरण है। ठीक है, तो महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये थे पंचायतन मंदिर, जो पंचायतन मंदिर हैं उनके उदाहरण। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी लिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हम 4 स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था विदेशियों का विवरण और चौथा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जाने। यह लुसेंट बुक है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि यह लुसेंट बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आप इस बुक के, अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसे ओपन कर लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इसे लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई कमी है, ठीक है, आपके अनुसार इस वीडियो में कोई सजेशन होना चाहिए, कोई सुधार होना चाहिए इस वीडियो में, तो आप हमें बताइए, हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे आपके अनुसार बदलने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इस सीरीज के अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी अगली वीडियो शुरू होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।